दुनिया की सबसे शक्तिशाली भाषा का निर्माण आखिर कैसे हुआ? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इतिहास के कुछ सबसे गहरे और दिलचस्प पन्नों की तरफ ले जाता है। आज के इस आधुनिक दौर में एक अकेली भाषा ग्लोबल करियर, तेज संचार और सफलता की एक अनिवार्य कुंजी बन चुकी है। ये सच में एक ऐसा अदृश्य साम्राज्य है जिसने पूरी दुनिया को अपने शब्दों में कैद कर लिया है। तो ये एक बेहद नाटकीय और ऐतिहासिक सफर की शुरुआत है, ये समझने के लिए कि आखिर कैसे चंद शब्दों ने पूरी धरती पर अपना अजेय कब्जा जमा लिया। आधुनिक सत्ता की वास्तुकला, अंग्रेजी ने दुनिया को कैसे जीता। हमारे इस विश्लेषण में हम उस लगातार आगे बढ़ते और कभी न रुकने वाले सफर को ट्रैक करेंगे जहां अंग्रेजी भाषा यूरोप के छोटे और कीचड़ भरे द्वीपों से निकलकर पूरी दुनिया पर अजेय रूप से छा गई। ये सिर्फ एक भाषा के विकसित होने की कहानी नहीं है, ये सत्ता की वास्तुकला है जिसने दुनिया के काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अध्याय 1, प्राचीन साम्राज्यों की गूंज, लैटिन और पूर्वी भाषाओं का शासन। देखिए, अंग्रेजी के इस विशाल साम्राज्य से बहुत पहले लैटिन भाषा का करीब 1300 साल तक एक छत्र राज था। सदियों पहले विशाल साम्राज्यों ने भाषा को एक रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया था। जैसे जैसे रोमन साम्राज्य का उदय हुआ, लैटिन पूरी दुनिया में फैल गई। लेकिन जैसे ही रोम का पतन हुआ, ये भाषा भी टूटकर आधुनिक स्पेनिश, फ्रेंच और इटालियन में बिखर गई। वहीं दूसरी तरफ अगर हम पूर्व के विशाल साम्राज्यों और मुगलों जैसे एशियाई दरबारों को देखें, तो वहाँ अरबी और फारसी भाषाओं का गहरा दबदबा था। इतिहास गवाह है, भाषा हमेशा से सत्ता का ही दूसरा नाम रही है। अध्याय 2, साम्राज्य जहां सूरज कभी नहीं डूबता, द ब्रिटिश इंपीरियल इंजन। 25%। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। सत्ता और वर्चस्व का एक ऐसा आंकड़ा जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। 19वीं और 20वीं सदी तक आते आते दुनिया के वर्चस्व की कमान एक नए साम्राज्य के हाथों में आ चुकी थी। साल 1922 में जब ब्रिटिश साम्राज्य अपने बिल्कुल चरम पर था, तब हमारी इस धरती के कुल भूभाग का 1/4 हिस्सा सीधे ब्रिटिश मुकुट की काली छाया में आ चुका था। ये इतना विशाल था कि इसके बारे में बहुत गर्व से कहा जाता था कि इस साम्राज्य में सूरज कभी नहीं डूबता। और इतने बड़े हिस्से में कितने लोग रहते थे? करीब 450 मिलियन, यानी 45 करोड़ इंसान। इस बेकाबू शासन के अधीन रहने वाले इन करोड़ों लोगों के लिए अंग्रेजी भाषा सीखना कोई शौक या विकल्प नहीं रह गया था। ये एलीट नौकरियों, एक बेहतरीन करियर और समाज में सम्मान पाने का एक बहुत ही सख्त और अनिवार्य प्रवेश द्वार बन चुका था। सीधी सी बात थी, अगर सत्ता के करीब रहना है और तरक्की करनी है तो शासक की भाषा बोलना ही एकमात्र रास्ता था। अध्याय 3, पोस्ट कोलोनियल पैराडॉक्स या उपनिवेशवाद के बाद का विरोधाभास, साम्राज्य की गूंजती आवाज। 1950 के दशक तक आते आते हवा का रुख पूरी तरह से बदलने लगा। बड़े बड़े साम्राज्य अब ताश के पत्तों की तरह ढह रहे थे। नए स्वतंत्र राष्ट्र अपनी भाषाई पहचान के एक बहुत गहरे संकट से जूझ रहे थे। शासक तो चले गए थे, लेकिन उनकी भाषा की गूंज अभी भी सिस्टम में फंसी हुई थी। हम भारत का ही उदाहरण ले सकते हैं। एक तरफ हिंदुस्तानी थी, जो हिंदी और उर्दू का एक सुंदर मिश्रण थी, जिसे नए आज़ाद देश को एकजुट करने के लिए राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रस्तावित किया गया। वहीं दूसरी तरफ थी अंग्रेजी। इसे भले ही उपनिवेशकों की भाषा माना जाता था, लेकिन दक्षिण भारतीय नेताओं ने इसका बहुत कड़ाई से बचाव किया ताकि उत्तर भारत की भाषा का दबदबा पूरे देश पर न बन जाए। और इसी तीखे टकराव ने 1967 के प्रसिद्ध अंग्रेजी हटाओ आंदोलन को जन्म दिया। भारत के संविधान के शिल्पकार डॉक्टर BR अम्बेडकर का यह गहरा कथन उस दौर की दूरदर्शिता को बहुत सटीक तरीके से दर्शाता है। उन्होंने कहा था, अंग्रेजी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो अन्य सभी भाषाओं से समान दूरी पर है। उन्होंने अंग्रेजी को एक ऐसे तटस्थ और न्यूट्रल टूल के रूप में पहचाना जो सभी समुदायों से बिल्कुल समान दूरी पर था। इस भाषा ने किसी भी एक स्थानीय समुदाय को अनुचित लाभ उठाने से रोक दिया और देश के लिए एक निष्पक्ष जमीन तैयार की। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह भाषाई राजनीति सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं थी। अमेरिका का इतिहास भी कुछ ऐसा ही रहा है। मूल रूप से अमेरिका फ्रेंच, स्पेनिश, डच और जर्मन बोलने वालों का एक बहुत बड़ा मिश्रण था। लेकिन आज़ादी के बाद एक अटूट राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए अंग्रेजी को बेहद सख्ती से प्राथमिकता दी गई। हालात इतने सख्त कर दिए गए थे कि 1923 तक अमेरिका के कई राज्यों में स्कूलों के अंदर विदेशी भाषाएं पढ़ाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। पूरे सिस्टम को एकजुट करने के लिए अंग्रेजी को अनिवार्य बना दिया गया। अध्याय 4, युद्ध के बाद का सांस्कृतिक बूम, अमेरिकी महाशक्ति। दूसरे विश्व युद्ध की राख और भयानक तबाही के बीच से वैश्विक शक्ति और संस्कृति में एक बहुत बड़ा और निर्णायक बदलाव आया। युद्ध के बाद पूरा का पूरा यूरोप तबाह हो चुका था,
लेकिन अमेरिका की अर्थव्यवस्था को कोई खरोच तक नहीं आई थी। इस तेजी से फलती फूलती अर्थव्यवस्था ने आक्रामक तरीके से अपना कॉरपोरेट विस्तार किया। दुनिया भर के शीर्ष बिजनेस स्कूलों में पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी बन गया और इसके साथ ही हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्मों और अमेरिकी रॉक एंड रोल संगीत ने एक ऐसे वैश्विक सांस्कृतिक दबदबे को जन्म दिया जिसने अंग्रेजी को दुनिया के हर घर तक पहुंचा दिया। अब एक पल के लिए एक खौफनाक ऐतिहासिक परिदृश्य की कल्पना करते हैं। क्या होता अगर दूसरा विश्व युद्ध एक्सिस शक्तियां यानी जर्मनी और उसके साथी जीत जाते? यह सैद्धांतिक स्थिति साफ दर्शाती है कि अगर हिटलर जीत जाता तो शायद आज विश्व व्यापार और संचार की भाषा अंग्रेजी नहीं बल्कि जर्मन होती। आधुनिक दुनिया का ये भाषाई ढांचा कोई प्राकृतिक घटना नहीं है, इसे विश्व युद्ध के विजेताओं ने ही अपनी ताकत और अपनी शर्तों पर तय किया है। अध्याय 5 डिजिटल विजय, मशीन की भाषा। 20वीं सदी के अंत तक आते आते दुनिया में एक नया युद्ध मैदान तैयार हो चुका था। इस बार अंग्रेजी ने सेनाओं या सैन्य हथियारों के जरिए दुनिया को नहीं जीता, बल्कि सिलिकॉन चिप्स और कंप्यूटर कोड के जरिए अपना पूर्ण वर्चस्व स्थापित किया। इंटरनेट, पर्सनल कंप्यूटर और आधुनिक कीबोर्ड, इन सब का आविष्कार अमेरिका में हुआ। गूगल और एप्पल जैसी विशाल टेक कंपनियों की नींव वहीं रखी गई। इसका सीधा और गहरा असर यह हुआ कि पूरा डिजिटल मैट्रिक्स शुरुआत से ही अंग्रेजी में हार्ड कोड हो गया। शुरुआती दौर में दूसरी लिपियों के लिए कोई जगह ही नहीं थी। मशीनें अब सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी समझती थीं। डिजिटल दबदबे का ये पैमाना कितना विशाल है, ये देखना हो तो बस इस आंकड़े पर नजर डालिए। आज की तारीख में भी इंटरनेट की 63% वेबसाइट्स केवल अंग्रेजी में हैं, जबकि दुनिया की बाकी सभी हजारों भाषाएं मिलकर सिर्फ 37% का हिस्सा ही बना पाती हैं। इंटरनेट पर सूचनाओं का एक बहुत बड़ा और अथाह समंदर विशेष रूप से केवल अंग्रेजी में बहता है। ये सूचना के अधिकार पर एक ऐसा कब्जा है जिसे तोड़ना आज भी लगभग नामुमकिन सा लगता है। अध्याय 6 कृत्रिम विकल्प, एक आदर्श भाषा का सपना। इस अव्यवस्थित और जबरन थोपी गई भाषाई सत्ता से बाहर निकलने के लिए इंसानियत ने एक बहुत ही शांतिपूर्ण प्रयास किया। यहां जन्म होता है एस्पेरांतो का। 1887 में एक पोलिश आविष्कारक द्वारा बनाई गई ये एक पूरी तरह से कृत्रिम वैश्विक भाषा थी। इसे बहुत ही सरल व्याकरण के साथ डिजाइन किया गया था और इसमें अंग्रेजी के Q, W, X और Y जैसे बेकार अक्षरों को जड़ से हटा दिया गया था। इसका एकमात्र उद्देश्य था एक पूरी तरह से तटस्थ और सार्वभौमिक दूसरी भाषा बनना, जिसे पूरी दुनिया का कोई भी इंसान बिना किसी भेदभाव के आसानी से सीख सके। 20 लाख। इस खूबसूरत यूटोपियन प्रोजेक्ट का अंत एक बहुत बड़ी त्रासदी साबित हुआ। दावा किया गया था कि एस्पेरांतो को सीखने में किसी को भी सिर्फ 1 घंटा लगता है। इसके बावजूद पूरे विश्व में इसके बोलने वालों की अधिकतम संख्या कभी भी 2 मिलियन यानी 20 लाख के पार नहीं जा सकी। बिना किसी राजनीतिक और आर्थिक ताकत के ये एक ऐसा सुंदर सपना था जो कभी हकीकत की जमीन पर नहीं उतर सका। तो अब हम इतिहास के एक बेहद महत्वपूर्ण मुहाने पर खड़े हैं। आज जब तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर सांस्कृतिक दूरी को तेजी से पाट रहे हैं, स्मार्टफोन्स और इंस्टेंट डिजिटल ट्रांसलेशन हर भाषा को एक दूसरे में पल भर में बदल रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या अंग्रेजी इसी तरह हमेशा के लिए दुनिया पर राज करेगी, या इस अदृश्य साम्राज्य का सूर्यास्त अब आखिरकार करीब आ रहा है? ये एक ऐसा गहरा सवाल है जो आधुनिक दौर में इंसानी संचार के भविष्य पर एक मौन लेकिन गूंजता हुआ विचार छोड़ जाता है। Jago India. Stay aware, spread the truth. Like, share, and subscribe to join the movement for a stronger India.